गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भूगोल 9वीं कक्षा के में हम पाठ 9 व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने व्यापार का सविस्तार जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज हम मुद्दों के आधार पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। व्यापार हमने जैसे कि देखा, व्यापार मतलब होता है ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अथवा लेन देन करते हैं, इसे ही व्यापार कहा जाता है। जैसे हमने एक देखा था कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, क्रय करते हैं, और इसी क्रय को हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। मांग पूर्ण करने के लिए हम उत्पादन करते हैं, और उत्पादित वस्तुओं की क्या होती है? आपूर्ति होती है, हम तक पहुंचती है। अर्थात थोक व्यापारी जो हमारे होलसेलर हैं, वो उनके हाथ में हम बेच देते हैं। और इस प्रकार की मांग की करना और उसका पूर्ति करना, ये एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम वस्तुओं का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। और वस्तुओं के क्रय करने वालों को क्या कहा जाता है? ग्राहक कहा जाता है। और वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उत्पादक होते हैं, अथवा वस्तुओं का विक्रय करने वाले विक्रेता होते हैं। ये सब जानकारी हमने पिछली कक्षा में देखी थी। व्यापार एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। समाज के लोगों का आर्थिक जीवन एक दूसरे पर निर्भर होता है। कोई भी देश अथवा प्रदेश अपने में परिपूर्ण नहीं होता। लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दो देशों के बीच व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग ने ये व्यापार की संकल्पना में हमने देखा था। जिस स्थान पर किसी वस्तु की कमी है, हम लोग ने देखा था, जैसे कि हम महाराष्ट्र में अगर कमी है, जैसे सेब कश्मीर में उगता है, अगर कश्मीर में ज्यादा उगता है तो वो क्या करते हैं? दूसरे प्रदेशों में भी वो उसकी आपूर्ति करते हैं। तो जिस स्थान पर किसी वस्तु की कमी होती है, उस स्थान पर उस वस्तु की मांग होती है, और जहां उस वस्तु का उत्पादन अतिरिक्त होता है, वहां से उस वस्तु की आपूर्ति की जाती है। और इस प्रकार अतिरिक्त उत्पादक करने वाले प्रदेशों के मांग के अनुसार वस्तु की आपूर्ति करते हैं। मैंने कहा, जहां पर अधिक उत्पादन होता है और जिस प्रदेश में कम उत्पादन होता है, तो अधिक उत्पादन करने वाले क्या करेंगे? जहां पर कम उत्पादन होता है, वे वहां पर उसकी आपूर्ति करेंगे, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा निर्माण हो रहा है। तो वो अपने अतिरिक्त रख के खराब नहीं करने से अच्छा है कि हम दूसरे प्रदेशों में भी दे दें। और इसी प्रकार हमने देखा था कि व्यापार की संकल्पना देख लिया हमने। और अब व्यापार के प्रकार देखेंगे। हमने व्यापार के प्रकार में वस्तुओं के मात्रा के अनुसार, मैंने कहा कम या अधिक, मात्रा मतलब वस्तुओं की संख्या, नग संख्या के अनुसार, जो अधिक मात्रा में अगर वस्तुओं की संख्या है तो उसे हम उसमें व्यापार के प्रकार में उसे थोक व्यापार कहा जाता है। तो अधिक मात्रा में हम बेच रहे हैं या खरीदने का काम कर रहे हैं, तो वो थोक व्यापार कहा जाता है। और एक एक वस्तुओं के हम लोग लेन देन कर रहे हैं, इसे ही चिल्लर व्यापार कहा जाता है। और दूसरा व्यापार का प्रकार है प्रदेश के विस्तार के अनुसार दो व्यापार के प्रकार है, एक राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। हमने राष्ट्रीय व्यापार देखा था, इसे दूसरे नाम से हम स्थानीय व्यापार भी कहते हैं। जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसी जगह पर ही व्यापार एक दूसरे के, जैसे महाराष्ट्र है, वो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, इन सब से व्यापार कर रहा है, तो ये स्थानीय व्यापार कहलाएगा। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसे कहा जाता है बाह्य व्यापार। मतलब हम अपने देश के बाहर, अपने देश में नहीं, अपने देश के बाहर, सीमा रेखा के बाहर जाकर व्यापार करते हैं, उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और ये एक देश से दूसरे देश में बीच में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, इसे ही हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसे बाह्य व्यापार भी कहते हैं। बाह्य इसीलिए क्योंकि कि देश के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसे बाह्य व्यापार भी कहा जाता है। और इसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं, ये आपकी किताब में
ये वाला दिया नहीं गया है, ये वाला इसमें और बता दिया गया है कि आयात और निर्यात। अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार के होते हैं, एक आयात होता है और एक निर्यात होता है। आयात मतलब वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगाना, उसे कहा जाता है व्यापार। मतलब अगर हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगा रहे हैं तो हमारा पैसा जाएगा, यहाँ से हम पैसा भेजेंगे तो हमें मिलेगा, तो ये आयात हुआ। और निर्यात क्या होता है कि दूसरे देशों में हम अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। हमें पैसा देना नहीं, हम वस्तुओं को बेच रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मसाले, चाय, इन सब का उत्पादन अगर अधिक हो रहा है तो हम दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, इसे कहा जाता है निर्यात। तो ये इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी पिछली कक्षा में ही। एक बार हम फिर से इसका पुनरावर्तन देख रहे हैं। व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन, उसके बारे में हमने देख लिया था। व्यापार संतुलन मतलब क्या, व्यापार संतुलन दो तीन प्रकार के होते हैं। किसी देश के विशिष्ट कालावधि में आयात और निर्यात के कुछ कुल मूल्य में होने वाले अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। और व्यापार संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, दूसरा है अनुकूल व्यापार संतुलन, और तीसरा है संतुलित व्यापार। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। व्यापार संतुलन में सबसे जो संतुलित व्यापार है जो जिसमें निर्यात अधिक हो और आयात कम हो। मतलब जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब निर्यात अधिक होता है, आयात कम होता है, उससे हम अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। और तीसरा है हमारा प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल में जब आयात मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, तब हम उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अर्थात आयात अधिक होता है और निर्यात कम होता है। तो इनमें तीनों में से व्यापार संतुलन में सबसे अच्छा माना जाता है अनुकूल व्यापार संतुलन। मतलब निर्यात अधिक होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए। तो ये हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए ये बहुत ही अच्छा व्यापार संतुलन है। तीसरा हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी पढ़ लिया था, आयात निर्यात के बारे में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमने देखा था यहाँ पर कुछ व्यापारिक संगठन है। हमने विश्व व्यापार संगठन, यूरोपियन संघ, ओपेक, सार्क, आसियान, आपेक, ब्रिक्स, इसके बारे में पढ़ा था। तो व्यापार संतुलन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया स्थानीय स्वरूप के व्यापार की अपेक्षा कठिन होती है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो जहां पर हम अपने ही देश में व्यापार कर रहे हैं, उससे देश से निकलकर दूसरे देश में करना है, तो ये जो व्यापार है बहुत ही कठिन होता है। यह व्यापार दो से अधिक देशों के बीच में होता है। इस व्यापार में देशों की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियां, बाजार केंद्र, कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा, भाषा आदि घटकों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं तो हम एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे देश में जाएंगे तो हमें वहां पर विदेशी भाषा हमें आनी चाहिए। तो उन सब घटकों का प्रभाव पड़ता है। देशों के बीच में आपसी राजनीतिक संबंधों का भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी व्यापार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों के कारण देशों के बीच में आपसी संबंधों और समझौते पर विपरीत परिणाम पड़ता है। इसे टालने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं व्यापारिक संगठन की आवश्यकता हमें उत्पन्न हुई है। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, व्यापार करने में या कुछ होता है तो आपसी संबंध और समझौते जो भी किया गया है उसका भी कुछ अलग ही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ, ये व्यापारिक संगठन की, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन की हमें आवश्यकता हुई। और भिन्न भिन्न आर्थिक स्तर वाले देशों के बीच होने वाले
व्यापार की प्रक्रिया को सरल अथवा न्यायपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कुछ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे इस व्यापार को सरल बनाना है, न्यायपूर्ण बनाना है, मतलब किसी के साथ में अन्याय न हो, इसीलिए ये आर्थिक संगठनों की स्थापना की गई, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। विश्व व्यापार संगठन, यूरोपियन संघ, ओपेक, सार्क, आसियान, आपेक, ब्रिक्स, इसके बारे में आपने पढ़ा था। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धि और सुलभता के लिए सब मिलकर कार्य करते हैं। चौथा है मुद्दा विपणन। विपणन अर्थात विज्ञापन। किसी भी वस्तु का उचित ढंग से होने वाला प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप प्रस्तुत करें, जैसे लिखावट अच्छी हो तो ये प्रस्तुतिकरण अच्छा है, तो अब ऑटोमेटिकली टीचर समझ जाएगा कि जब लिखावट अच्छी है तो बच्चा भी पढ़ने में अच्छा होता है। उसी प्रकार कोई भी वस्तु को अगर उचित ढंग से हम पेश करते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। इसमें वस्तु की कीमत, उसकी गुणवत्ता, श्रेणी और उपभोक्ता की समझ, उसी वस्तु को किस प्रकार रखा जाता है, ये आदि बातें महत्वपूर्ण होती है। उसकी कीमत कितनी रखनी है, फिर गुणवत्ता कैसी है, श्रेणी कैसी है, उपभोक्ता की समझ कैसे समझ में आ रहा है उसको, इसमें इस प्रकार उस वस्तुओं को सामने रखा जाता है। और ये बिक्री की वृद्धि की कला है, मतलब सेलिंग को और बढ़ाने की एक प्रकार की कला है, और इसी कला को हम विपणन कहते हैं, मार्केटिंग करते हैं। उचित विपणन से व्यापार में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। अगर ज्यादा से ज्यादा विपणन किया जाएगा तो क्या होगा, वृद्धि होगी। और आधुनिक औद्योगिक सामाजिक रचना, वैश्वीकरण, उत्पादनों के अनेक विकल्पों तथा उपलब्धता से वर्तमान व्यापार की संरचना बनती है। इस पार्श्वभूमि पर व्यापार के विपणन अत्यधिक महत्व है। हमारी सामाजिक रचना है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन देखें, और इसमें अनेक बहुत सारी और भी विकल्प है, ऑप्शंस है। इसकी उपलब्धता को देख के वर्तमान व्यापार की हम संरचना बनाते हैं, और इसके लिए विपणन की बहुत ज्यादा, मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। विपणन में हमें मार्केटिंग ज्यादा जरूरत है। विपणन द्वारा अनुशासन दर, विपणन जब मार्केटिंग करते हैं तो अनुशासनबद्ध पद्धति से, हम अनुशासनबद्ध पद्धति से व्यापार में वृद्धि करते हैं, किसी भी तरीके से नहीं, चीटिंग करके नहीं, एक डिसिप्लिन में काम होता है विपणन द्वारा। और एक ही समय में उत्पादन को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन एक ही समय पे बहुत जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बताया जाता है। उत्पादन को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, एक ही समय में बहुत सारे लोगों को पहुंचाया जाता है। देखा होगा आपने, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से वो एक ही प्रोडक्ट को कितने घरों में, कितने जगहों पर ये जानकारी एक ही बार में वो दे देते हैं उपभोक्ता तक, मतलब ग्राहक तक, हम तक पहुंचा देते हैं। उत्पादन का विक्रय मूल्य भी बढ़ जाता है। जब आप ऐसे खुले में बेचेंगे तो उसका मूल्य कम होगा, लेकिन अगर उसको अच्छे से रैपिंग के और करके अगर हम बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है। इसी प्रकार दोषपूर्ण उत्पादनों को व्यापार केंद्र से वापस लिया जाता है। कभी अगर कोई चीज, प्रोडक्ट खराब हो गया, मतलब आपने दुकान से कोई चीज खरीद कर लेकर आए हो और वो, जैसे पेन खरीद के लेके आओ, वो चल नहीं रहा है, तो ऑन द स्पॉट आप जाकर दुकान पर रिटर्न करके अपने पैसे ले सकते हो, या सामान आपको बदल कर भी दे देगा। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, दोष है, अगर नहीं काम कर रहा है तो वो वापस भी ले लिया जाता है। इसलिए आजकल के युग में विपणन व्यापार व्यवस्था का मुख्य आधार है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग से कोई प्रोडक्ट मंगाते हो और उस प्रोडक्ट में अगर बाय फॉल्ट गलती से कुछ अगर वहां पर अगर उसमें फट गया है या कुछ कमियां हैं या रंग सही नहीं है, तो ऑन द स्पॉट आप उसे चेंज भी कर सकते हो और तुरंत आपको ये चेंज करके आपको बदल कर मिल जाता है। तो ये मार्केटिंग का बहुत अच्छा, विपणन का बहुत अच्छा प्रभाव है। उपभोक्ता में आवश्यकता की भावना उत्पन्न करने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन किए जाते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, जैसे कॉलगेट का,
कोई कपड़े का, कोई मसालों का, चाय का, कॉफी का विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा। और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और उत्पादन की ओर उपभोक्ता को आकर्षित करना। पहले ये अधिक से अधिक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि ये साबुन लगाने से या क्रीम लगाने से आप इतने हो जाओगे, इतने गोरे हो जाओगे। इसके बाद उस उपभोक्ता को उसके ऊपर आकर्षित करना, उनको ध्यान बटाना और उपभोक्ताओं को वस्तुओं की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। भैया ये आप खरीदिए, आप साबुन खरीदिए, क्रीम खरीदिए, चाय खरीदिए, जो भी है, ये विपणन का बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य है। और वर्तमान समय में आपकी ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, संचार माध्यम है, जो टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये सब संचार माध्यम जो भी है विपणन व्यवस्था पर बहुत प्रभाव, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण पूरा विश्व एक बड़ा बाजार का केंद्र आप लोग बन गया है, देख सकते हो। पूरा विश्व में आप अपना सामान मंगा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। अंतरजाल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेट के द्वारा हम विश्व के विभिन्न देशों में उत्पादनों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उपभोक्ता के लिए विभिन्न विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। विकल्प मतलब ऑप्शंस होते हैं। हम जो भी सामान खरीदने जाएं, हमारे लिए उसी सामान का कई ऑप्शन है, जिसको हम उसे विकल्प कहते हैं हिंदी में। उसमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। और अंतरजाल की सुविधा के कारण उपभोक्ता ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग जैसे साधन उपयोग में लाते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग आप लोगों ने देखा होगा, ई मार्केटिंग है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। उत्पादन का विज्ञापन करते समय फंसाने वाले अथवा अतिशयोक्ति विधानों का उपयोग करने वाले ग्राहक को फंसाना, अन्य वस्तुओं का दोष बताकर आदि के कारण कई बार विज्ञापन अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। जो विज्ञापन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या करते हैं, उत्पादक का विज्ञापन करते समय क्या करते हैं, वो फंसाने वाले भी कभी कभी विज्ञापन तैयार करते हैं। कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण विधान का उपयोग करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है और इससे कारण ग्राहक को उसमें फंसा भी लिया जाता है। तो और दूसरों को वस्तुओं का दोष भी बताना, इस प्रकार से कोई कोई विज्ञापन अपनी क्या करते हैं, ओरिजिनलिटी जो विश्वसनीयता है वो खो देते हैं। हम विश्वास नहीं करेंगे फिर उन पर। अतः विज्ञापन करते समय योग्य नीतियों का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब भी हम विज्ञापन करें, एडवर्टाइजिंग करें, तो भी हम उसमें क्या करें, कुछ नीतियां हैं, कानून है, उसका पालन करना है। हम भले ही अपना पेस्ट बताएं, जैसे कॉलगेट है, कुछ है, हमारा कुछ है, तो हम उनको बताएं, लेकिन हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में हम उनका दोष नहीं बता सकते कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। हमें अपना अच्छा बताना है, लेकिन दूसरों के बुराइयां नहीं करनी है। ग्राहक को भी ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है, जिसमें अगर आपके साथ में कोई धोखाधड़ी, कोई भी गलत चीजें अगर आपको हाथ में दी जाती है, तो वहां पर उपभोक्ता संरक्षण कानून से आप न्याय ले सकते हैं। और हमने विश्व कुछ आर्थिक संगठन भी देख लिए थे, जैसे विश्व व्यापार संगठन, यूरोपियन संघ, ओपेक, सार्क। तो इनके हम लोगों ने कार्य भी देख लिए थे, किस तरह से ये व्यापार के बीच में जो भी अगर संबंध में अगर कोई मनमुटाव हो गया है, तो उस मतभेद को मिटाना, व्यापार की नीति को देखरेख करना और विकासशील देशों में तकनीकी टेक्नोलॉजी की जानकारी देना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग करवाना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले ही कक्षा में उद्देश्य और कार्य हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, व्यापार के प्रकार हमने देख लिया है। अब हम प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 आपके स्वाध्याय में सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। नीचे दिए गए प्रदेशों के बीच में होने वाले व्यापार का वर्गीकरण हमें करना है। यहाँ पर व्यापार का वर्गीकरण करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर महाराष्ट्र और पंजाब, इनमें व्यापार का वर्गीकरण करना है। हमें क्या बताना है यहाँ पर कि ये व्यापार
दो प्रकार के व्यापारों में से कौन से व्यापार हैं? एक देशांतर्गत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में से। तो महाराष्ट्र और पंजाब आप देखेंगे ये देश के अंदर के ही प्रदेश हैं। तो देश के अंदर के प्रदेश हैं, तो ये जो होने वाला व्यापार है ये किस में आएगा? देशांतर्गत व्यापार में आएगा। दूसरा है भारत और जापान संघ। भारत और जापान संघ आप देखोगे, भारत एक देश है, जापान दूसरा देश है, मतलब हमारे सीमा रेखा के बाहर का देश है। तो इन दोनों के बीच में जो होने वाला व्यापार है जिसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। लासलगांव और पुणे, लासलगांव और पुणे आप देखोगे, ये लासलगांव और पुणे ये महाराष्ट्र के अंदर के ही भागों के नाम है। तो ये लासलगांव और पुणे ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर के भाग में ही हम व्यापार कर रहे हैं। इसे हम कौन से व्यापार में रखेंगे? देश के अंदर ही हो रहा है ये, हम सीमा रेखा के बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इसे कहेंगे देशांतर्गत व्यापार। चीन और कनाडा आप देखोगे, चीन और कनाडा, चीन एक देश का नाम है, कनाडा भी एक देश का नाम है, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बाहर दोनों देश है, अलग अलग देश हैं, दो अलग अलग देश हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ, तो ये भारत और यूरोपीय संघ ये आएंगे हमारे किसमें? भारत एक देश है, यूरोप भी अलग देश है, तो ये आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत ये व्यापार आएंगे। देखो ये प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से अपने आप कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में आयात और निर्यात में से उचित हमें शब्द लिखना है। यहाँ पर हमें बताना है कि ये आयात हो रहा है कि निर्यात। आयात अर्थात हम अपने देश की वस्तु नहीं, हम दूसरे देश की वस्तुओं को मांग करते हैं और जो मुद्रा है हमारे देश की जाती है, मतलब दूसरे देशों की वस्तुओं की मांग करते हैं। अगर कोई कमी हो गई तो उसे आयात कहते हैं, और निर्यात क्या? हमारे देश की वस्तुओं को हम बेचते हैं। तो यहाँ पर भारत मध्य पूर्व एशिया देशों में खनिज तेल क्रय करते हैं। क्रय मतलब खरीदना, मतलब हम खनिज तेल दूसरे देश से मंगा रहे हैं। तो जब हम उसे मंगा रहे हैं तो ये किससे कहा जाएगा? ये दूसरे देश से हम मंगा रहे हैं, मतलब दूसरे देशों में जा रही है, मतलब हम पैसा दे के मंगा रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा आयात। तो यहाँ पर आपको लिखना है आयात। दूसरा है, कनाडा में एशियाई देशों में गेहूं के लिए भेजा, कनाडा से एशियाई देशों में गेहूं विक्रय करने के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर कनाडा से एशियाई देशों में, कनाडा देश से दूसरे एशियाई देशों में गेहूं विक्रय मतलब बेचना, विक्रय मतलब बेचना, और विक्रय करने के लिए भेजा जाता है। कनाडा एक देश है, वो एशियाई देशों को बेचता है, तो कनाडा में विदेशी मुद्रा आ रही है, तो कनाडा बेच रहा है, तो कनाडा के लिए ये क्या है? निर्यात है, क्योंकि वहां पर वो बेच रहा है, बेचने का काम कर रहा है, तो निर्यात है। जापान आपेक देशों को यंत्र सामग्री भेजता है, मतलब जापान के पास ज्यादा है सामान, वो दूसरे देशों में बेच रहा है, दूसरे देशों को बेच रहा है। तो बेचना जो कहलाएगा, जो भेज रहा है उसको बेचना कहेंगे। मतलब सामान जब भेज रहा है तो उसके पास क्या आ रहा है? विदेशी मुद्रा आ रही है, उसके पास विदेशी, तो जापान के लिए ये क्या होगा? निर्यात। तो यहाँ पर आपको निर्यात लिखना है। नेक्स्ट देखिए, 13 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से, आयात, दूसरा है निर्यात और तीसरा है निर्यात, इसी तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन सुधार कर हमें फिर से लिखना है, मतलब ये सारे ही गलत कथन है, इनको सुधार कर लिखना है। भारत एक स्वयं पूर्ण देश है, तो भारत एक स्वयं पूर्ण देश नहीं है, हम स्वयं पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं है, सब चीजें हमारे पास नहीं है कि हम दूसरे देशों से हमें मांग करनी होती है। तो भारत एक स्वयं पूर्ण देश नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसा लिखना होगा। दूसरा है, जहां किसी एक वस्तु का उत्पादन अतिरिक्त होता है
वहां उस वस्तु की मांग नहीं होती है। यहाँ पर जिस वस्तुओं का उत्पादन अतिरिक्त होता है वहां पर मांग नहीं होती है। जहाँ किसी एक वस्तु का उत्पादन अतिरिक्त होता है तो वहां से उस वस्तुओं की मांग नहीं होती, लेकिन वहां पर लिखना पड़ेगा आपको आपूर्ति की जाती है। तो ये वाक्य हटाकर आपको मांग नहीं, वहां पर आपूर्ति की जाती है। अगर सामान ज्यादा है किसी देश में, देश में कोई भी, जहाँ किसी भी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है, जहां पर भी अधिक उत्पादन होता है, जैसे हमारे पास मसालों का अधिक उत्पादन होता है, तो हम दूसरे देशों में उसकी क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। स्थानीय व्यापार की तुलना में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया, अगर देखोगे स्थानीय व्यापार है, हमारे ही देश के अंतर्गत व्यापार हो रहा है, तो उसकी तुलना में अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो बहुत ही सरल और आसान है। नहीं, उसकी तुलना में अगर आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत ही क्या है कठिन और जटिल होती है। यहाँ पर आसान काम नहीं है एक दूसरे देश से व्यापार करना। हम अपने ही देश में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सीमा रेखा के बाहर जाकर करना है तो वहां के नियमों का, वहां के बहुत सारे कानून है, नियम है, उनकी जानकारी लेकर हमें उस प्रकार से हमें व्यापार करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही कठिन और जटिल होती है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक समझौते बढ़ाने के लिए सार्क संगठन कार्य करता है। यहाँ पर एशिया देशों के लिए, जो एशियाई देश है, एशिया का नाम भी है, उसको सार्क संगठन नहीं कार्य करता है। उसके लिए यहाँ पर क्या नाम है, आसियान, कौन सा संगठन कार्य करता है, यहाँ पर सार्क संगठन नहीं काम करता है। दक्षिण एशिया और देशों के बीच में जो आर्थिक विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक समझौते को बढ़ाने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है, आसियान संगठन कार्य करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न क्रमांक 4 देखना है। उदाहरणों के से व्यापार के प्रकार हमें ढूंढकर लिखने हैं। व्यापार के प्रकार बताने हैं आप लोगों को। यहाँ पर अभी व्यापार के प्रकार में कौन कौन सा व्यापार के प्रकार है, चिल्लर व्यापार, थोक व्यापार, देशांतर्गत व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इन चारों के बीच में हमें बताना है। तो सृष्टि किराना दुकान से आधा किलो शक्कर लेकर आई। तो सृष्टि आधा किलो शक्कर लेके आई, बहुत सारा तो नहीं लेके आई, ये कम मात्रा के अनुसार है, वस्तुओं की कम मात्रा के अनुसार है, तो इसे क्या जाएगा, चिल्लर व्यापार। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किसानों से सूरत के व्यापारियों ने कपास खरीदा। महाराष्ट्र के किसान 1 किलो तो देंगे नहीं सूरत के व्यापारियों को, बहुत सारा उगाए होंगे तो बहुत सारे कपास होंगे, तो उन व्यापारियों ने कपास खरीदा, तो ज्यादा मात्रा में है, वस्तुओं की मात्रा के ज्यादा के अनुसार है। लेकिन ये यहाँ पर ये देश के अंतर्गत ही हो रहा है, देश के अंतर्गत ही हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, देशांतर्गत। इसे क्या कहा जाएगा, देशांतर्गत व्यापार। नेक्स्ट है, समीर ने भारतीय खेती के अनार ऑस्ट्रेलिया निर्यात किए। अब समीर ने भारत की खेती ऑस्ट्रेलिया, देश के बाहर गया, तो ये क्या आ जाएगा, देश के बाहर गया तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर समीर ने क्या किया है, भारतीय खेती के अनार ऑस्ट्रेलिया निर्यात किए हैं, बेचे हैं, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो इसे अच्छी तरह से देखकर हमें बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार लिखना है। नेक्स्ट, सदाभाव मार्केट यार्ड में अपनी दुकान में विक्रय करने के लिए 10 बोरी गेहूं, 5 बोरियां चावल खरीद कर लेकर आए। बहुत सारा यहाँ पर बोरियों में लेकर आए हैं, तो वो यार्ड से अपने दुकान पहले लेकर आए हैं, बहुत सारे मात्रा में वस्तुओं को अपने दुकान में लेके आएंगे, फिर बेचेंगे, इसे क्या कहा जाएगा,
थोक व्यापार। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रम, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है हम लोगों को। व्यापार के प्रकारों का वितरण दिखाने वाली प्रवाह आकृति तैयार करनी है, यह आपके किताब में दिया है। इसी तरह से आप प्रवाह आकृति तैयार करेंगे। व्यापार के प्रकार दो प्रकार के हैं, वस्तुओं की मात्रा के अनुसार और वस्तु प्रदेश के विस्तार के अनुसार। उसी प्रकार आपके व्यापार के प्रकार में दो प्रकार हैं, वस्तुओं की मात्रा के अनुसार जो है थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार। उसी तरह प्रदेश के विस्तार के अनुसार दो प्रकार है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय प्रकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भी दो प्रकार हैं, आयात और निर्यात। इसी तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 5वें का आ है, व्यापार संतुलन प्रकार में अंतर बताइए। तो हम लोगों ने 3 प्रकार का व्यापार संतुलन देखा था, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन और संतुलित व्यापार। मूल्य से अधिक होता है, मतलब वहां पर निर्यात मूल्य अधिक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल व्यापार संतुलन तब उत्पन्न होता है। दूसरा है अनुकूल व्यापार संतुलन, जब निर्यात का मूल्य आयात मूल्य के मूल्य से अधिक होता है, निर्यात अधिक होता है आयात से, तब उसे क्या कहा जाता है, अनुकूल व्यापार संतुलन तब उत्पन्न होता है। और संतुलित व्यापार संतुलन मतलब आयात और निर्यात दोनों ही लगभग समान होते हैं उनका मूल्य, तब इस स्थिति को हम संतुलित व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताना है। ये विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य आपके पेज नंबर 71 पर भी है, 71 पर है। विश्व व्यापार संगठन पहला ही है, उसके हमें क्या बताना है, उद्देश्य बताना है। उद्देश्य और कार्य में आपको देखेंगे 4 पॉइंट है। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य, उसे हमें क्या करना है, मुद्दों के आधार पे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। पहला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना, व्यापार से संबंधित मतभेद निपटाना, राष्ट्र की व्यापार नीति की देखरेख करना और विकासशील देशों में तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। तो ये 4 पॉइंट हमें अपने किताब के पेज क्रमांक 71 में भी मिल जाएगा, इसे देखकर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। ओपेक और आपेक, इन व्यापार संगठनों के कार्य का अंतर लिखना है हम लोगों को। ओपेक और आपेक पेज क्रमांक 71 पे ही है, दोनों पर हमें अंतर स्पष्ट करना है। ओपेक खनिज तेल का उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों का संगठन है और आपेक एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्रों के देशों का प्रादेशिक संगठन है। यह संगठन खनिज तेल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखता है। और आपेक है, यह संगठन एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है। पॉइंट नंबर 3, सदस्य देशों के खनिज तेल के उत्पादन और कीमत पर नियंत्रण रखता है। उसी तरह आपेक है, सदस्य देशों के प्रादेशिक और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देता है। 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट है, खनिज तेल के निर्यात व्यापार में सुसूत्रता रखना और आपेक सदस्य देशों और तकनीकी सहयोगों में सुसूत्रता लाता है। सुसूत्रता मतलब एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, खनिज तेल और निर्यात व्यापार को एक साथ में रखकर कार्य करता है। तो ओपेक और आपेक के बीच में आप लोगों ने अंतर देख लिया। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन के कार्य लिखना है हम लोगों को। ये भी पेज नंबर
71 पर ही है, 71 पर ही है। देखिए, एशिया महाद्वीप के व्यापारिक संगठन के कार्य, एशिया महाद्वीप का व्यापारिक संगठन का नाम क्या है? आसियान। आसियान एशिया महाद्वीप के का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन है। इसके संगठन निम्नलिखित इसका कार्य है: दक्षिण पूर्व एशियाई में आर्थिक विकास करना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को विकास करना है, सदस्य देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाना और प्रादेशिक शांति को प्रोत्साहन देना है, और सदस्य देशों में व्यापार वृद्धि के लिए सहूलियतें देना। नेक्स्ट है, कृषक की दृष्टि में विपणन का महत्व हम लोगों को बताना है। विपणन अर्थात मार्केटिंग, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। पेज कम आपकी ही किताब में पेज क्रमांक 72 पर है, 72 पर है। कृषक दृष्टि से विपणन का महत्व लिखिए। उत्तर है पॉइंट नंबर 1, पारंपरिक पद्धति से कृषि करने वाला किसान स्थानीय बाजार में कृषि उत्पादन और साग सब्जियां बेचता था। तो पहले क्या हो रहा था? पारंपरिक पद्धति से, जैसे पुरानी पद्धति में चलता आ रहा था कि वो स्थानीय बाजार में क्या जाता था, जो भी कृषि उत्पादन करता था उसको साग सब्जियों को जाकर बेचता था, और कृषि माल पर उचित मूल्य उससे नहीं मिल पाता था। जैसे कोई आपके गांव में कोई सब्जियां उगा रहा है, बाद में जो बाजार है उसमें बेचने जा रहा है, लेकिन सही मूल्य नहीं मिल पाता था और किसान को आर्थिक क्षति होती थी, जिसके कारण क्या होता था, उनका बहुत ही नुकसान होता था। आर्थिक क्षति अर्थात उनका पैसे के रूप में उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि जितना उन्होंने लागत लगाई है उतनी कीमत भी नहीं मिल रही है उनको। तो विपणन से क्या होता है? विपणन की तकनीकी को समझने वाला किसान, जो विपणन की तकनीकी समझ जाता है, विपणन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग करने का तरीका समझ जाता है, तो किसान कृषि विज्ञान को स्वच्छ करता है। तो कृषि विज्ञान में वो क्या करेगा? उसे स्वच्छ करेगा, समझेगा और अच्छे से वेस्टर्न में विज्ञान को स्वच्छ करेगा। वो सीखेगा कि किस तरह से सब्जियों को क्या करना होता है, साफ करना होता है, और उसके बाद में अच्छे से वेस्टर्न में बंद करेगा। और जब उसको बंद करके जाएगा सब्जियों को, वो अच्छी तरह से उसे बंद करके जाएगा ताकि दूसरे दिन जो सब्जियां हैं वो खराब ना हो। तो ये सारी चीजें ये तकनीकी सिखाएंगे उसको। इस प्रकार शहर के सुपरमार्केट मॉल में संपर्क करता है, और इसके बाद वो सुपरमार्केट या मॉल में संपर्क करेगा और उनके सामने अपने उत्पादन की गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी प्रस्तुत करेगा। जो भी उत्पादन की गुणवत्ता, जो भी उसने उगाया है, किस तरह से, जैसे ऑर्गेनिक खाद डालकर, जैविक खाद डालकर उसने अपनी सब्जियां उगाई है, तो उसकी क्वालिटी बताएगा कि मेरी सब्जियां कैसे सबसे अलग है। फिर अपनी मूल्य की जानकारी, जो भी उसके पास जो रेट लगाना चाहेगा, तो वो सब क्या करेगा, उसका प्रस्तुतिकरण करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा मार्केट में जाकर। कहाँ पर? सुपरमार्केट में। और प्रस्तुतिकरण के प्रभावित होकर सुपरमार्केट उस उत्पादन का विज्ञापन करते हैं। तो जो भी उसके रेट है, जिस प्रकार से उसने खेती की सब्जियों की, तो क्या करेगा, सुपरमार्केट उसका विज्ञापन करेगा, एडवर्टाइज करेगा, और उसे बिक्री के लिए रख लेगा। पहले उसको एडवर्टाइज करेगा कि ये सब्जी ऑर्गेनिक सब्जी है, जैविक सब्जियां हैं, तो उसको रख लेगा बेचने के लिए। चौथा पॉइंट है, इस प्रकार विपणन की तकनीकी का निर्भर होने वाले किसानों को बड़े बाजार केंद्र उपलब्ध होते हैं। अगर विपणन की तकनीकी से काम करे, वो मार्केटिंग के टेक्नोलॉजी से काम करे, तो उस पर रहने वाला जो किसान है, निर्भर रहने वाला, वो बड़े बाजार केंद्र में जाएगा। बड़े बाजार उसको केंद्र उपलब्ध होते हैं, तो उसको एक ही जगह अपना सामान नहीं बेचना है कि एक ही जगह पर या एक ही व्यापारी को या एक ही साहूकार और इससे बेचना है, ऐसे नहीं करना है। उसको बहुत बड़ा बाजार केंद्र है, उसे अपना रेट अगर अपने मनमानी अपने अनुसार नहीं मिल रहा, तो वो दूसरी जगह भी बेचने जा सकता है। तो बड़ा बाजार केंद्र मिल गया उसे, उसके उत्पादन का पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य उसे मिलेगा। जो वो अपना बेचेगा तो पहले की अपेक्षा
उसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले जैसे बेच रहा था उसे इतना समझ नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ हो गई है और काफी का उस पर प्रभाव भी पड़ेगा, उसको अधिक मूल्य मिलेगा, अपने जो भी सब्जियों का दाम उसको अधिक मिलेगा। और नियमित रूप से ग्राहक की उपलब्धता के कारण उसके उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर नियमित रूप से ग्राहक इसी तरह से काम करते रहे तो इसके कारण क्या होगा, अगर नियमित रूप से अगर मिल रहा है ग्राहक को, रोज सब्जियां मिल रही हैं ग्राहक को, तो क्या करेगा, तो इससे उत्पादन और बढ़ेगा उसका, कि ग्राहक और बढ़ेंगे कि भैया कि ये अच्छी अच्छी सब्जियां, फ्रेश ताजे सब्जियां लेकर आ रहा है, तो ग्राहक भी बढ़ेंगे और उत्पादन को भी बोलेंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ाइए और ज्यादा मात्रा में सब्जियों की पैदावार कीजिए, तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार कृषक की दृष्टि में विपणन तकनीकी उपयुक्त है। कृषक मतलब किसान की दृष्टि में जो है विपणन की जो तकनीक है, जो मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी है, कम खर्च वाली है, कम खर्च वाली है। यहाँ पर उनको कम लागत लगानी है और लेकिन लाभ उनको अधिक मिलने वाला है। तो इस तरह से कृषक के लिए विपणन का बहुत ज्यादा महत्व है। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे आप लोग। नीचे दी गई तालिका में 2014 और 15 के कुछ देशों में आयात निर्यात मूल्य 10 लाख यूएस डॉलर में दिया गया है। निम्न सांख्यिकी जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख बनाना है हम लोगों को। स्तंभालेख का ध्यानपूर्वक वाचन करना है और निम्न देशों के व्यापार संतुलन के विषय में भी हमें लिखना है। यहाँ पर चीन, भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य में निर्यात और आयात मूल्य का हमें संयुक्त स्तंभालेख, हमें आलेख पर बनाना है, ग्राफ बुक पर। तो यहाँ पर आपको आलेख पर बनाना है हमें संयुक्त स्तंभालेख, मतलब जोड़ स्तंभालेख, ये साधारण स्तंभालेख एक सिंगल हुआ, तो इस तरह से हमें संयुक्त स्तंभालेख आयात और निर्यात चीन का बनाया हमने, इसी तरह से हम भारत का बनाएंगे, इसी तरह से ब्राजील का बनाएंगे और संयुक्त राज्य का। तो यहाँ पर हम देशों के नाम लिखेंगे। हमारा जो यहाँ पर क्ष अक्ष है, तो यहाँ पर उसमें देशों का नाम आएगा, और यहाँ पर हमारे निर्यात मूल्य के, आयात मूल्य का यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ पर y अक्ष बोलते हैं इसको, यह अक्ष आप ले सकते हो। यहाँ पर हम अनुमान के आधार पर यहाँ पर हम उनके अंकों का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, लिखेंगे, और इसके आधार पर हम यहाँ पर संयुक्त स्तंभालेख हर देश का बनाएंगे, चीन का, भारत का, ब्राजील का। और इसी तरह से आप देखोगे कितना लिया गया है, 500, 500, 1000, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, इस तरह से हमने अनुमान लिया। और इसके बाद हमने चीन का, इसी तरह से भारत का आयात निर्यात संयुक्त स्तंभालेख, ब्राजील का और संयुक्त राज्य का हमने संयुक्त यहाँ पर आयात और निर्यात हमने दिखाया है। तो हमें ये भी बताना होगा कि ये स्तंभालेख, जो नीला स्तंभालेख है, कल रंगों के माध्यम से दो अलग बता सकते हैं। नीला है निर्यात के लिए, नीला है निर्यात के लिए, और जो यहाँ पर नारंगी रंग दिख रहा है इससे आयात, निर्यात, आयात। इसी तरह से हमें ये ध्यान देना है, यहाँ पर तो हमें ये इसका नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर भी हमें बताना है निर्यात और आयात मूल्य, निर्यात आयात मूल्य। तो इस तरह से इस पर हमें y अक्ष पर, ये हमें किस पे बनाना है, ये हमें ग्राफ बुक पर बनाना है, ग्राफ पेपर पर बनाना है और उसे अपने बुक में चिपकाना है। समझ में आया सभी को? किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? सर
किसी को भी किसी टॉपिक पर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। व्यापार के बारे में, इस पाठ के बारे में अगर कोई आपकी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो चुका है, प्रश्न उत्तर पूरा हो गया है, जिसे अपने नोटबुक में आपको लिखना है, याद करना है, परीक्षा की तैयारी करनी है। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? आज हम लोगों ने भूगोल में पाठ क्रमांक 9 व्यापार में हमने उनके मुद्दों के बारे में और उनके प्रश्नोत्तर हम लोगों ने आज इसकी जानकारी प्राप्त की है। हम आशा करते हैं कि आपको ये पाठ और उनके प्रश्नोत्तर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।